प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद जी के फटे जूते पाठ है जो उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं जो, तो ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो सबसे पहले जो हमने पाठ पढ़ा है उसी में थोड़ा ध्यान देंगे कि हमने प्रेमचंद जी के बारे में क्या क्या पढ़ा था। उसी के आधार पर इसमें से प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो सबसे पहले है सरल और सादगी भरा रहन सहन। हमने देखा है कि वो बिल्कुल सरल और सादगी से रहते थे, मतलब उनमें दिखावा या फैशन की कोई भी वो नहीं थी। वो बिल्कुल सीधे सिंपल से रहते थे। दूसरा पॉइंट है साधारण व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था और उनके जो मुंह था या फेस था उसके ऊपर से ही उनके व्यक्तित्व की झलक साफ साफ दिखाई देती थी। और तीसरा है दिखावे से दूर। वो दिखावे से बिल्कुल दूर रहते थे। वो जैसे घर में है वैसे ही बाहर रहते थे। वो दिखावा या बाह्य आडंबरों को पसंद नहीं करते थे। आर्थिक अभाव से ग्रस्त। आर्थिक अभाव मतलब धन की तंगी। वो धन की तंगी भी थी उनके पास, इसलिए तो वो फ़ोटो खिंचवाने के समय भी उन्हीं फटे हुए जूतों में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अगर धन की तंगी न होती तो वो अपने लिए नए जूते अवश्य लेती। आगे है बेपरवाह और विश्वासी। प्रेमचंद रहन सहन के संबंध में बड़े बेपरवाह थे। फटे जूते पहनने पर भी उनमें तनिक भी संकोच व लज्जा नहीं थी। संकोच या लज्जा मतलब थोड़ी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मुझे क्या कहेगा, फटा हुआ जूता है मेरा। उनके अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये बात हमें दिखाती है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो दिखावे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, भले ही उनके पास इसके लिए उपलब्ध साधन हो या न हो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो इसके माध्यम से जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सा व्यंग्य इस भाषा में इसमें पंक्ति में छिपा हुआ है वो हमें बताना है। तो सम्मान और आदर इज्जत का प्रतीक है जो वो टोपी है, और जूता है जो वो अपमान का, उपेक्षा का और ताकत का प्रतीक है। क्योंकि जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ सिर पर पहना करके, ताज टोपी, तो उसका सम्मान करते हैं। तो चापलूसी, बेहयाई जैसे अपमानित कार्य करने वालों के समक्ष सम्मानीय आदरणीय व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं रहा है। चांदी के जूते की मार के सामने अनेक टोपियां झुक जाती हैं। चांदी का जूता मतलब ताकत का, समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर उसके सामने अनेक बहुत सारे सम्मानीय लोग हैं जो अपने सिर को झुका देते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसमें क्या बात छिपी हुई है। आजकल सभी अनैतिक अनुचित कार्य हैं जो, मतलब जो सही नहीं है, गलत हैं, जो कहीं ना कहीं वो पर्दे में रहकर किए जाते हैं। वर्तमान में लोग भ्रष्टाचार, लूट खसूट, शोषण, बेईमानी आदि सभी कार्य छिपकर कर रहे हैं। लोग अपनी वास्तविकता प्रकट नहीं करते, किंतु प्रेमचंद के महत्व को नहीं समझते। वे सभी कार्य प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने ही करते हैं, और उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि वो छिपाकर या कुछ ऐसा एक दूसरे को न बताकर के कार्य करते थे। वो जैसे थे वैसे ही वो रहना चाहते थे। उनके अंदर ये भावना बिल्कुल भी नहीं थी। आगे तीसरा प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ की हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ प्रेमचंद जी का जूता जो फटा हुआ था उसमें से एक उंगली बाहर निकली हुई थी, और लेखक ने कहा है कि आप प्रेमचंद जी को कि आप ऐसे महान व्यक्ति हो जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, आप उनकी तरफ अपने हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते हो, आप अपने पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो। क्योंकि हम जिसको बुरा समझते हैं या जिसका अपमान करते हैं तो हम उसको ठोकर ही मारते हैं, पैर से ही ठोकर मारते हैं। तो यहाँ पर इसके ये व्यंग्य इसमें छिपा हुआ है। आगे देखिए, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने पर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन
अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या शर्त हो सकती है? तो लेखक ने अपने विचार क्यों बदले, उनके पीछे क्या कारण है? प्रेमचंद की पोशाक के संदर्भ में लेखक के विचार बदलने की कई वजहें हो सकती हैं। हमारे विचार से लेखक ने सोचा होगा कि प्रेमचंद सादगी में विश्वास रखते हैं, उनमें प्रदर्शनी की प्रवृत्ति नहीं है, अतः फोटो खिंचवाते समय भी उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है वो हम जान लेते हैं। दूसरे लेखक को उनकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान रहा है। उनमें विभिन्न अवसरों के लिए अलग अलग पोशाकें खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, मतलब शक्ति नहीं है, इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो हर ओकेजन के लिए अलग अलग ड्रेसें खरीद ले। क्योंकि और पहले ज़माने में यही होता था, जिसके पास कुछ पैसे होते थे वो एक या दो ड्रेस ही खरीदते थे, नहीं तो अपना घर की जो कपड़े हैं उन्हीं में काम चलाते थे। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी के पास है जो आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब थी, इसलिए उन्होंने जो ड्रेस है वो नहीं खरीदी होगी। तीसरा, प्रेमचंद फ़ोटो खिंचाने के महत्व नहीं देते होंगे, मतलब उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ़ोटो खिंचवाना। बस ये तो है कि उनकी पत्नी ने जैसे होगा इसलिए उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली होगी, इसलिए उन्होंने साधारण पोशाक पहने ही फ़ोटो खिंचवा ली है। अगर फ़ोटो का क्रेज होता, अगर जैसे आजकल है फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग पता नहीं कितना मेकअप करते हैं, कितना मतलब महंगे कपड़े खरीदते हैं फ़ोटो के लिए, तो ऐसा प्रेमचंद जी में बिल्कुल भी नहीं था। वो फ़ोटो के लिए वो उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं थी, शायद इसलिए भी उनका विचार बदल गया है। तो आगे पांचवा प्रश्न है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इससे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? प्रेमचंद की जो बातें हमें आकर्षित करती थी वो हमने व्यक्तित्व में पढ़ ली हैं। अब हमने हरिशंकर प्रसाई जी के व्यक्तित्व के बारे में जानना है, कुछ ऐसी बातें। इस व्यंग्य को पढ़कर हमें लेखक की कई बातें आकर्षित करती हैं। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली की जो अपनाकर है हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसमें एक शब्द चित्र नामक शब्द आया है। शब्द चित्र का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में शब्दों के माध्यम से इतना कुछ बता देना कि आपके सामने उसकी इमेज खड़ी हो जाए या एक चित्र सा बन जाए। आपने उसको देखा नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं एक आपके मन में मानसिक धारणा बन जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा दिखाई देता होगा या देती होगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चे। तो समाज में जो कुप्रथाएं थी, रूढ़ियाँ थी आदि की ओर भी संकेत किया है उन्होंने, प्रेमचंद जी ने। लेखक ने इस व्यंग्य में कोरे हास्य की अपेक्षा आदर्श व्यंग्य को अपनाया है। उनका व्यंग्य लोगों में परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करना है। मतलब वो उन्होंने व्यंग्य किसी पर कमेंट कसने के लिए नहीं किया, उनका पर्पस था कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके से लिखना बेहतर समझा। व्यंग्य में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के शब्द भी हैं। आगे देखिए, छठा प्रश्न है जो पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में को इंगित करने के लिए किया गया है, कौन सी बातों को बताने के लिए किया गया है? लेखक ने टीले शब्द का प्रयोग समाज और धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, पुरोहितों, मौलवियों, जमींदारों, पूंजीपतियों तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह, अमीर गरीब, विधवा विवाह, अनमेल विवाह आदि सदियों से चले आ रहे संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है। प्रेमचंद इन सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़ियों को अपने लेखन में जो उन्होंने लेखन किया उसमें विरोध करते रहे हैं। तो जितनी भी कुप्रथाएं थी उस समय समाज में फैली हुई थी, कुप्रथाओं के बारे में उन्होंने लिखा है और उन्होंने इसको एक टीले के रूप में बताया है। टीला मतलब एक बाधा खड़ी करने वाला बताया है कि जितनी भी ये बातें लोग सोचते हैं तो ये सब है जो हमारे देश की तरक्की करने में, विकास करने में कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध हो सकती हैं। आगे देखिए, एक इसमें भाषा अध्ययन है, उसमें से कुछ मुहावरे हैं जो पाठ में आए हुए हैं। इनमें से कोई ना कोई मुहावरा है जो पाठ में पेपर में आ ही जाता है। तो मुहावरे और उनके वाक्य में प्रयोग करना इसमें दिया गया है। तो मुहावरों को पढ़ते हुए वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें मुहावरा है दृष्टि अटकना। दृष्टि अटकना मतलब नज़र ठहर जाना।
कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जो पर्यटक हैं उनकी दृष्टि अटक जाती है। और रो पड़ना, मतलब रो पड़ना, ठीक है। तो बात बात पर रो पड़ना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जो बार बार रोता है वो मतलब कमज़ोर होता है, मेंटली बहुत कमज़ोर है वो, चाहे फिजिकली कितना भी स्ट्रोंग हो, मेंटली बहुत कमज़ोर है, वीक है वो। तो बात बात पर रोना है जो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपका अड़ोस पड़ोस है, आपके घर वाले हैं, वो अगर आपको बार बार रोता हुआ देखेंगे तो वो भी आपसे थोड़ा सा दूरी बनाने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे कि ये सारा दिन ही रोता रहता है। इसलिए जीवन में खुश रहें, मस्त रहें। आगे देखिए, कुर्बान होना। देश पर कुर्बान होने वाले लोगों का अभाव नहीं है। न्यौछावर हो जाना, कुर्बान होना, न्यौछावर होना। चक्कर काटना। आजकल तो सुनिश्चित युवा भी रोजगार की तलाश में चक्कर काटते रहते हैं, मतलब बार बार आना जाना। और तगादे से बचना। तगादा मतलब होता है उधार देने से बचना, ठीक है। तगादे से बचने के लिए कई बहाने बनाने पड़ेंगे। ठोकर मारना। आती हुई लक्ष्मी को ठोकर मारना उचित नहीं है। ठोकर मारना किसी चीज़ का अपमान करना। और बगल से निकलना मतलब बिल्कुल चुपचाप शांति से अपना एक साइड से निकल जाना। उसके बाद है हौसले पस्त करना। हौसले पस्त करने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो तभी कुछ काम बन सकेगा। यहाँ पर हार जाना या हौसले का हार जाना, या फिर कहीं ना कहीं से आप दिमागी तौर पर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो बस नहीं कर पाऊँगा, तो आपने हार मान ली है। तो हौसले पस्त नहीं करने हैं, क्योंकि जब तक जीवन है कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है। सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो चल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, उसके साथ साथ अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयास करना अवश्य है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जहाँ से समझ में ना आए तो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे ये समझ में नहीं आया है। ठीक है बच्चे, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।